बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बॉटनी है दोस्तों उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में हमने आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी। सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। तो आज हम बहुत ही बेसिक से जानकारी करेंगे कि कोशिका क्या होती है, यानी कि सेल क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और केंद्रक क्या होता है। इन सब के बारे में आज बहुत ही बेसिक्स के साथ में हम समझने वाले हैं दोस्तों। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों समझते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हिंदी में लेकर के आए हूँ आप सभी के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं हिंदी मीडियम के, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उनको दिक्कत होती है समझने के लिए। तो बाकी क्लास जो होंगी वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगी, लेकिन कोशिका आपका जो एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो पूरे का पूरा बॉटनी जो आपका है उसमें लगभग 3 चैप्टर आपके इसमें कवर होंगे। तो इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए समझते हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो कोशिका होती है वो सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। ये विभिन्न जीवों का वह छोटे से छोटा गठित रूप है जिनमें वह सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। तो आप कोशिका को सामूहिक रूप से क्या कह सकते हैं, जीवन भी कह सकते हैं। इसमें बहुत ही छोटी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोशिका जो होती है दोस्तों वो सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो है, लेकिन ये विभिन्न जीवों के वो छोटा संगठित रूप है जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं। जैसे सामूहिक रूप से हम कहें तो हम इसे क्या कह सकते हैं, जीवन भी कह सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से हैं, इसका पूरा का पूरा मैंने डायग्राम तैयार किया आप सबको लिए। तो ये पूरा का पूरा कोशिका के बारे में दिया गया है। कोशिका का अर्थ समझते हैं दोस्तों कि कोशिका का अंग्रेजी शब्द जिसे सेल कहते हैं ये किस भाषा से लिया गया है। तो जो कोशिका अंग्रेजी भाषा का यानी कि सेल है ये लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। किस शब्द से दोस्तों, सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कक्ष, एक कक्ष कह सकते हैं इसे। बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अपना मत दिया है। तो कोशिका, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल किस भाषा से लिया गया है तो आप बताएंगे कि ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है सेलुला। और इसको अगर इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है एक कक्ष। कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव। अगर पूछा जाए कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं दोस्तों तो आप बताएंगे कि ऐसे जीवाणु जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना हो उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। मनुष्य का जो शरीर होता है दोस्तों, यानी कि हमारा और आपका जो शरीर है वो कई कोशिकाओं से मिलकर के बना है, तो इसीलिए इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी मनुष्य को आप कह सकते हैं बहुकोशिकीय जीव। कोशिका की खोज कब की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। कब की थी दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था, जिन्होंने सर्वप्रथम कार्क की क्लास में देखा था, कार्क की स्लाइस में देखा, दिखाई देने वाले छोटे छोटे जो कोष्ठों में सेलुली नाम दिया गया, जो वास्तव में कोशिका भित्ति थी। कोशिका भित्ति तो भित्ति आप लोग सुने होंगे, लेकिन आखिर में ये कोशिका भित्ति होती क्या है इसको भी समझ लीजिए कि जो कोशिका भित्ति है ये क्या होती है। तो कोशिका भित्ति को सर्वप्रथम कब देखा था, किसने, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कार्क के स्लाइस में दिखाई देने वाली छोटे छोटे कोष्ठों के सेलुली नाम दिया था। इनको क्या नाम दिया था, सेलुलो नाम दिया था, सेलुली, जिसको वास्तव में कोशिका भित्ति कहा गया। तो जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, जीवित कोशिका का अध्ययन अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था
तो इसे लीवेनहाग द्वारा किया गया था। किसने किया था दोस्तों? जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम लीवेनहाग द्वारा किया गया था। तो ये रही कोशिका की कुछ बेसिक जानकारी। अब हम समझते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, सेल थ्योरी क्या होती है। तो जर्मन पादप वैज्ञानिक मिथायास श्रीलाइडेन ने 1838 एवं जंतु विज्ञान थियोडोर स्वान ने 1839 में अपनी अपनी खोज के आधार पर इस सामूहिक निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो पादप व जो जंतु है, इनके जो शरीर है वो कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से बने होते हैं। ये किसने बताया? कोशिका सिद्धांत क्या कहलाती है? इसके अंतर्गत ये बताया गया कि दो वैज्ञानिक थे, जर्मन पादप वैज्ञानिक एक थे और एक थे जंतु वैज्ञानिक, जिन्हें थियोडोर स्वान कहा गया। इन्होंने 1838 में किसने बताया था? श्रीलाइडेन ने बताया था, और 1839 में स्वान ने बताया। इन्होंने अपनी अपनी खोज की और खोज के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो पादप होते हैं, पादप और वो जंतु, जो पादप और जंतु के शरीर की जो कोशिका है, उनके जो बने उत्पाद होते हैं उनसे ये बने होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। इस कोशिका सिद्धांत को सेल थ्योरी नाम दिया गया, परंतु कोशिका सिद्धांत में कोशिका की उत्पत्ति को नहीं समझाया गया था। कोशिका सिद्धांत जो सेल थ्योरी आई उसमें इसकी यानी कि इसकी उत्पत्ति, कोशिका सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई इसको नहीं बताया गया, जिसे बाद में रूडोल्फ विरचाव ने 1855 द्वारा प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से हुई है। अगर पूछा जाए कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसको बाद में रूडोल्फ विरचाव ने 1855 में बताया कि इनके अनुसार जो कोशिका की उत्पत्ति हुई थी वो पूर्ववर्ती कोशिका से हुई है। कोशिका सिद्धांत को नेगली ने 1846 में एवं रूडोल्फ विरचाव ने 1855 में नए रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया था। अब इनका जो रूप था उसको समझ लेते हैं, किस रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। पहला इन्होंने बताया कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरा इन्होंने ये बताया कि सभी सजीव का शरीर एवं एक अनेक कोशिका तथा उनके उत्पादों से बनी होती है। जो सभी सजीव का शरीर जो होता है एक या अनेक कोशिका तथा उनके बने उत्पादों से बना होता है। तीसरा इनका सिद्धांत ये आया कि प्रत्येक कोशिका में जीव के आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। देखो इन्होंने सही बताया कि प्रत्येक कोशिका में जीव के आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। कैसे निहित होते हैं? क्योंकि आनुवांशिक गुण के कारण ही हमें यह पता चल जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बारे में आनुवांशिक गुण ही होते हैं जो बताते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका में जीव के आनुवांशिक गुण भी शामिल होते हैं। नवीन कोशिकाओं के निर्माण में पूर्ववर्ती कोशिका जिसे प्री एग्जिस्टिंग सेल के विभाजन से होता है। जो नवीन कोशिका का निर्माण होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के विभाजन से होता है। प्रत्येक कोशिका जीवन के निरंतरता यानी कंटिन्यूटी के साथ उसके उद्यम एवं स्वभाव को दर्शाती है। तो प्रत्येक कोशिका, सही बात है, ये भी इनका सिद्धांत सही था कि जो सभी कोशिका हैं वो जीवन के निरंतरता यानी कंटिन्यूटी के साथ में उनके उद्यम एवं स्वभाव को दर्शाती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका स्वभाव कोशिका, आपका पूरा का पूरा शरीर कोशिका से ही तो मिलकर बना है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, बहुकोशिकीय जीव आप हैं। ठीक है, तो अब इसका कहने का मतलब है कि निरंतरता कंटिन्यूटी के साथ उसके उद्यमी स्वभाव को दर्शाती है। तो अगर आप कंटिन्यू कोई वर्क कर रहे हैं या आप कोई भी जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, आप कंटिन्यूटी अगर रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो स्वभाव प्रकट होगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट उसका आएगा। तो ये किसके कारण, ये कोशिका का एक उदाहरण भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विकास एवं केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका को दो प्रकार में बांटा गया है। दो प्रकार की कोशिका होती है। पहला है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये विकास एवं केंद्रक की संरचना के आधार पर
दो प्रकार की कोशिका हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट आर सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल, तो आप बताएंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला आपका कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो क्या होती है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और निमोनिया सजीव जिसे PPLO आदि में मिलती है। अगर पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ मिलती है, तो ये ज़्यादातर न्यूक्लियस, इसको हम कह सकते हैं केंद्रक कह सकते हैं। इसका जो मतलब है, इसका समझ लेते हैं इसके नाम का क्या अर्थ है। प्रोकैरियोटिक सेल, इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रो इक्वल टू होता है परमिटिव यानी प्रा जिसे कहते हैं, और कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। प्राकेंद्रक, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है प्राकेंद्रक। तो प्राकेंद्रक यानी कि ये कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, न्यूरोनिमोनिया सजीव आदि में मिलती हैं। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत छोटी होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं से जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है बहुत ही छोटी होती है। अगर देखा जाए तो अगर डिफरेंस पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है, तो अगर आप हिंदी जाने रहेंगे, आपको पेपर तो इंग्लिश में ही लिखना है मित्रों, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी में पता है कि ये दो प्रकार की होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, आपको ये पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका से बहुत छोटी होती हैं और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं, काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। ये माप व आकार में काफ़ी भिन्न होती हैं। तो अगर आपको इतना पता रहेगा तो आप इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन होता है, संगठन आकार कह लीजिए, ठीक है, और या उनका कार्य जो होता है वो भिन्नता के बावजूद भी एक ही जैसा होता है। सभी में कोशिका भित्ति होती है। सभी में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका में कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म भी एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों कोशिका द्रव एक तरल मैट्रिक्स रूप में भरा रहता है। इसमें कोई विशिष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा प्रतिबद्ध नहीं होता है। आनुवांशिक पदार्थ इसमें मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा प्रतिबद्ध यानी बाध्य नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक को प्रोकैरियोन अथवा न्यूक्लियाइड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं दोस्तों। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक को प्रोकैरियोन कहते हैं अथवा न्यूक्लियाइड कहते हैं। किसको? यहाँ पर केंद्रक की बात हो रही है। जब भी केंद्रक की बात हो कि ये बताइए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक को क्या कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटस में केंद्रक को प्रोकैरियोन अथवा न्यूक्लियाइड कहते हैं, जिनमें केंद्रक कला तथा सत्त गुणसूत्रों का अभाव होता है। परिणामतः कोशिका विभाजन डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से होती है। इनमें द्विस्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव रहता है। तो ये हुई कुछ यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित, प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित कुछ जानकारी। अब हम समझते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब यू मतलब क्या हुआ दोस्तों? यू मतलब हुआ वाल, जिसे हिंदी में कहते हैं उच्चतम, और कैरियन मतलब हुआ न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो आप कह सकते हैं वाल न्यूक्लियस, है ना। इसे आप हिंदी में क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे उत्तम केंद्रक। यूकैरियोटिक कोशिका को हिंदी में यानी कि इसका अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ है उत्तम केंद्रक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित तथा सुव्यवस्थित केंद्रक तथा कोशिकांग होते हैं। गुणसूत्र इसमें स्पष्ट होते हैं तथा कोशिका विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से होती है, समसूत्री एवं अर्धसूत्री द्वारा, यानी कि मियोसिस और मिटोसिस द्वारा इसमें
जो कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों, यहीं से आपको समझना है, बहुत ही बेसिक जानकारी है ये, ठीक है, सभी की समझ नहीं आएगी। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांगों में सुविकसित तथा सुव्यवस्थित केंद्रक तथा कोशिकांग होते हैं, गुणसूत्र इसमें स्पष्ट होते हैं तथा कोशिका विभाजन, जो कोशिका का विभाजन है वह अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब समसूत्रण एवं अर्धसूत्रण द्वारा, यानी मियोसिस और मिटोसिस द्वारा होता है। सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में ऐसी कोशिकाएं होती हैं। उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं में इस प्रकार की कोशिका यानी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिका एक जैसी नहीं होती हैं। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं। पादप व जंतु कोशिकाएं यहाँ पर भिन्न भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं रसधानी यानी विशेष मिलते हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। कौन से? यानी कि ये जो रसधानी हैं, लवक हैं। अगर कहा जाए कि यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि जंतु कोशिका भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं रसधानी मिलती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो लवक है एवं रसधानी है इनमें मिलती है, जबकि अगर वही बात किया जाए प्राणी कोशिका में, तो प्राणी कोशिका में क्या होती है, ये यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारककाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर है दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। जो अभी हम सेल वॉल बता रहे थे आप लोग को, ये सेल वॉल है, यहाँ पर क्रोमोसोम होता है, ये राइजोसोम है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है और ये माइक्रोब्यूटलस कैप्सूल है। इसको हम और अच्छे से एक दिन स्ट्रक्चर बना करके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। ये बहुत ही लंबा चर्चा है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आए तो इसको आप लोग बना सकते हैं, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। चलिए, दोनों में डिफरेंस हमेशा पूछा जाता रहता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस बताइए। तो एक तरफ आप लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक तरफ यूकैरियोटिक कोशिका, ये दोनों होते क्या हैं दोस्तों। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं। ये क्या है? प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, इनमें केंद्रक कला नहीं पाया जाता है। दूसरी ओर सुकेंद्रिक कोशिकाओं में एक झिल्ली से घिरा होता है, केंद्रक होता है जिसके अंदर आनुवांशिक सामग्री होती है, यानी कि इसके पास न्यूक्लियस होता है और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता, यानी केंद्रक कला नहीं पाया जाता है और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये आनुवांशिक सामग्री होती है। ठीक है, चलिए। अस्पष्टता, दूसरा इसका डिफरेंस ये है कि अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। और अगर बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक होता है। तीसरा डिफरेंस इसका ये है कि इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बाल्डी, तारककाय, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतः द्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बाडी, तारककाय, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतः द्रव्य जालिका पाई जाती है। दो डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस समझ में आ गया कि इसमें अगर पूछा जाए कि गाल्जी बाडी और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं। ये पाई जाती है किसमें दोस्तों? यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। चलिए, चौथा डिफरेंस देखते हैं। चौथा डिफरेंस ये है दोस्तों कि इसमें 70S प्रकार के, यानी कि आप कह सकते हैं 70S प्रकार के राइजोसोम पाए जाते हैं और इसमें 80S प्रकार के राइजोसोम पाए जाते हैं। जो आपका पांचवा डिफरेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित नहीं होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित होता है। तो अगर पूछा जाए कि जो डीएनए आपका हिस्टोन प्रोटीन संबंधित किससे होता है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, तो आप बताएंगे कि ये यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित होता है, बल्कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप ले सकते हैं नील हरित शैवाल तथा जीवाणु, यहीं पर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबंध होता है, उदाहरण के लिए जंतु एवं पादप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं आगे इसके लेक्चर को। तो हमने आज देखा दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत, पहले सबसे हमने डिस्कस किया कोशिका क्या होती है, कोशिका का सिद्धांत देखा, फिर हमने कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ा। कोशिका स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका।
फिर हमने मेजर डिफरेंस देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। इनमें अंतर, कुछ जो अंतर थे वो मैंने आप लोग को बताया। अब जो लास्ट आपका है वो कोशिका का संगठन। कोशिका का संगठन कैसे होता है? कोशिका के 3 भाग होते हैं। कोशिका संगठन में कोशिका के कितने भाग होते हैं दोस्तों? तो आप कह सकते हैं कि 3 भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। दूसरा आपका है कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है जीव द्रव्यकला, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों टॉपिक्स हम कल डिस्कस करेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वॉल क्या है। फिर दूसरा जो लेक्चर होगा कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, और जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। इन तीनों लेक्चर को कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और PDF प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही PDF को प्राप्त कर पाएंगे, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।